सौतेली प्रेग्नेंट बेटी की मां बनी सौतन। लगता है पंकज, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। शायद भगवान जी मुझे अपने पास बुला रहे हैं, इसीलिए मेरी बेटी का ख्याल रखना। कभी किसी चीज की कमी मत होने देना उसको। अब उसके माँ बाप दोनों तुम्हें बनना है। नहीं नहीं, तुम जिंदगी के सफर में मुझे और हमारी बच्ची को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। हम दोनों को तुम्हारी जरूरत है, हमें छोड़कर मत जाओ। जाना होगा मुझे। इतने में मृणाल अपना दम तोड़ देती है और पंकज उसकी आंखें बंद करके रोने लगता है। अब मेरी नन्ही सी बच्ची का क्या होगा? ये तो अपनी माँ के साथ जन्म के बाद 1 घंटा भी नहीं बिता पाई। अरे मैं कैसे ख्याल रखूंगा इसका? जैसे तैसे पंकज अपनी बेटी काव्या का ख्याल रखने की कोशिश करता है, पर उसको चुप करवाना भी उसके लिए मुश्किल होता है। और ऐसे में वो काम पर भी नहीं जा पा रहा था, तो रिश्तेदारों की सुनकर वो अमृता से दूसरी शादी कर लेता है, जो कि बड़े ही चंट स्वभाव की थी। जैसे जैसे काव्या बड़ी होती जाती है, वो उस पर अत्याचार करने लगती है। पति के पीछे वो उसे खाना बिल्कुल भी नहीं देती थी और पंकज के आते ही उस पर जान लुटाती थी, जिससे काव्या डरने लग गई थी। अले अले मेरी प्यारी बिटिया, मेरी सोन परी, मेरी चिरैया, ले देख तेरे लिए मैंने आलू का पराठा बनाया है। चल जल्दी खा मेरे हाथ से। ये माँ को अचानक से क्या हो जाता है पापा के सामने? जब पापा चले जाते हैं तो मुझे बहुत मारती है। अरे बेटा, क्या सोच रही है? तेरी माँ तुझे अपने हाथ से खाना खिला रही है, खा ले। हाँ पापा। अमृता, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है। सच में मैं अकेले नहीं संभाल पाता कभी काव्या को। तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो। अजी आप भी बहुत अच्छे पति हैं और काव्या मेरी बहुत अच्छी बेटी है। पागल सा बाप और पागल सी उसकी बेटी, कितना बेवकूफ बनाना आसान है दोनों को। वैसे मुझे भी भूख लग रही है, जरा अपने हाथ से खाना खिला दो आज। तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या? जी खिलाती हूँ, लीजिए। न चाहते हुए भी अमृता को दोनों को झूठा प्यार दिखाना पड़ता है। अगले दिन पंकज के ऑफिस जाते ही अमृता काव्या के बाल पकड़कर उसे घर की सफाई करने को कहती है। अंदर ही अंदर काव्या बहुत रोती है। पता नहीं माँ मेरे साथ ऐसा 2 तरह का बर्ताव क्यों करती है। अकेले में मारती है और पापा के सामने इतना प्यार करती है कि उससे भी डर लगता है। काव्या पर यह अत्याचार होना बंद नहीं होता। काव्या के बड़े होने के बाद भी वो उसे मेंटल फिजिकल टॉर्चर करना नहीं भूलती। फिर पंकज अपनी बेटी के लिए विहान नाम के हैंडसम लड़के का रिश्ता लेकर आता है, जिसे देखते ही अमृता की आंखों में अलग चमक आ जाती है। ओ लाला, मेरा होने वाला दामाद तो काफी हॉट है। काश इससे मेरी शादी हो सकती, पर क्या करूं? रहे राम, मुझे तो बुढ़ा मिल गया और ये तो मेरी सौतेली बेटी का होने वाला हस्बैंड है। चलो बाद में पटाऊंगी। किन ख्यालों में खोई हुई हो? तुम्हारा दामाद तुम्हारे पैर छू रहा है। अरे उसे आशीर्वाद तो दो। मुझे तो ये अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद है, तुम बताओ। अरे मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। हमारे दामाद जी काफी अच्छे हैं, पर मैं आशीर्वाद नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि मैं बूढ़ी नहीं हूँ ना। बेटा गले लगो तुम तो। जी माँ जी। काव्या बेटी, तुम्हें विहान पसंद है ना? काव्या शर्मा कर हाँ कर चली जाती है। फिर सब घर वाले मुंह मीठा करते हैं और कुछ ही दिनों बाद ही विहान और काव्या से धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन काव्या रसोई में खाना बनाने जाती है तो सास मोहिनी उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? अभी तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है और तू खाना बनाएगी? नहीं, घर का काम मैं कर लूंगी, बाद में तुझे ही करना है ना। मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बना कर लाती हूँ, तू जा। माँ जी, आप सच में बहुत प्यारी हैं और अच्छी हैं। काश इतना प्यार मुझे मेरी माँ ने किया होता। समझती हूँ, समधी जी ने बताया था कि अमृता तुम्हारी सौतेली माँ है, पर मैं हूं ना, तुम्हें माँ का सारा प्यार दूंगी। जी माँ जी। वक्त गुजरता है। काव्या ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थी। विहान भी उससे बहुत प्यार करता था। काव्या का 5वां महीना लग गया था तो सास मोहिनी कहती है, बहू,
पहला बच्चा हमेशा मायके में होता है, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें वहां भेज रही हूँ, वरना मेरे भेजने की तो इच्छा भी नहीं है। इस बहाने अपने माता पिता से भी मिलकर आ जाओ। हाँ, वैसे भी बहुत टाइम से तुम वहां नहीं गई हो। जाने का मन नहीं है माँ जी, पर जाना पड़ेगा। आप उनसे मिलने भी आना बीच में। हाँ जरूर। और ये ले मेरे हाथ का तेरे लिए आम का अचार। काव्या अचार की बरनी लेकर अपने मायके पहुंच जाती है, जहां दामाद को देखते ही अमृता के तीवर बदल जाते हैं। अरे विहान, बैठो बैठो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर अमृता उन्हें जैसे ही नाश्ता लाकर देती है तो अमृता का पल्लू दामाद के सामने गिर जाता है, जिसे वो संभाल लेती है। अरे अरे, ये कैसे फिसल गया? सॉरी बच्चों, मैं अभी आई। अरे विहान, जरा रूम में चलना, मुझे अलमारी के ऊपर से कुछ उतरवाना था। जी चलिए। विहान अमृता को कमरे में ले जाकर उसका सामान अलमारी से ऊपर से निकालता है तो स्टूल में अमृता लात मारती है, जिससे विहान उसके ऊपर गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? बेटा आराम से उतारो ना। सॉरी माँ जी, पता नहीं कैसे गिर गया। गिर तो मैं गई हूँ तुम्हारे प्यार में, मुझे माँ जी मत बोलो, कॉल मी अमी। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी का पति हूँ। ये कहकर विहान उठ जाता है। देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। तुम भी यहाँ रहने आ जाओ कुछ दिन के लिए। नहीं, ये गलत है। विहान जा रहा होता है कि अमृता काव्या से कहती है, अब काव्या तू ही बोल दामाद जी को, कब से वो यहाँ आए ही नहीं है। कुछ दिन तुम्हारे पास रह जाएंगे, मैं भी गपशप कर लूंगी। माँ इतनी अजीब हरकत क्यों कर रही हैं? शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। विहान रुक जाओ ना, माँ इतना कह रही हैं तो प्लीज। काव्या की बात सुनकर विहान कुछ दिन के लिए वहां रह जाता है। धीरे धीरे अमृता रोज विहान के करीब आ जाती है, जिससे वो सास की बातों में आ जाता है और उसके साथ चुपके चुपके टाइम स्पेंड करता है। सास और दामाद के रोमांस को अब 3 महीने हो जाते हैं। एक दिन काव्या विहान से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। काव्या, मुझे माफ करना, सासू माँ के साथ मुझे उनके डॉक्टर के पास जाना है और तुम्हारा हॉस्पिटल तो पास में ही है ना, तो तुम चली जाओ, मैं माँ के साथ चला जाता हूँ। ठीक है। 8 महीने की गर्भवती काव्या अकेले हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं काव्या के जाते ही अमृता और विहान एक बिस्तर पर जाकर अपनी हदें पार करने की कोशिश करते हैं। इतने में काव्या भूली हुई रिपोर्ट्स वापस लेने के लिए कमरे में आती है तो ये दर्दनाक नजारा अपनी आंखों से देखकर फूट पड़ती है। छी विहान, तुमने मुझसे झूठ बोला और आप मेरी सौतेली माँ, मेरी सौतन बन गई। आपको शर्म नहीं आई मेरे बिस्तर पर मेरे पति के साथ? छी, ऐसी माँ के होने से तो अच्छा है कि माँ हो ही ना, बच्चे अनाथ रहे। नहीं नहीं काव्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार करते तो इसके साथ नहीं होते, और कुछ नहीं तो आप दोनों ने मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आप दोनों इतना गिर जाओगे जानती नहीं थी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्चों की सौगंध खाकर कहता हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, बस एक चांस दे दो। ठीक है, पर अब मुझे यहाँ नहीं रहना। इतने में पंकज आकर ये सब देख लेता है और अमृता का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल देता है। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। तुमने तो मेरी बेटी को कभी प्यार किया ही नहीं, और इतनी नीची हरकत, अब से तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है, तुमने मेरी बेटी का सुखी जीवन बर्बाद किया है। पंकज अपनी बेटी को गले लगाता है। वो बहुत रोती है और विहान पंकज से माफी मांगकर काव्या को वहां से अपने घर ले जाता है। वहीं अगले दिन तक अमृता घर के बाहर बैठकर रोती रहती है और दोबारा पंकज के बाहर आने पर पैर पड़ती है। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं मर जाऊंगी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें माफ नहीं करूंगा, भले ही तुम इस घर में रह लो, पर मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। इस तरह अमृता को जीवन भर के लिए पति और सौतेली बेटी की नफरत मिल जाती है। वहीं कुछ दिन बाद काव्या एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अपने ससुराल में पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जो अमृता के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसीलिए कभी रिश्तों का खिलवाड़ न कीजिएगा। एक कमरे के ससुराल में देवरानी जेठानी की पहली सुहाग रात। अब तुम दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया था।
माँ जी बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि आप एक साथ अपने 2 बेटों की शादी करने वाली हो। सही कहा, हमें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि आपका सिर्फ 1 कमरे का घर है। मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो। अब तो तुम दोनों की शादी हो चुकी है, इसीलिए अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास तो सिर्फ यही 1 कमरे का घर है। जिस तरह मैं इसमें गुजारा करती हूँ, अब वैसे ही तुम्हें भी इसमें गुजारा करना पड़ेगा, और इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब तुम दोनों देखो कि तुम्हें यहाँ पर कैसे एडजस्ट होना है। दोनों देवरानी जेठानी ने एक दूसरे के चेहरों को देखा और फिर कमरे में रखे हुए बेड की तरफ नजर दौड़ाई। दिशा और समायरा का ससुराल बस एक ही कमरे का था, जिसके अंदर बस सोने के लिए 1 बेड रखा हुआ था। बाकी की जगह खाली थी और थोड़ी सी जगह में छोटी सी रसोई बनी हुई थी। दोनों ही बहुएं चाहती थी कि उन्हें सोने के लिए आरामदायक बेड मिले, इसीलिए। सासू माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बचपन से ही आरामदायक बिस्तर पर सोने की आदत है, इसीलिए मैं तो बेड पर ही सोऊंगी। ओहो, तुम आरामदायक बिस्तर पर सोती थी तो मैं भी कांटों पर सोने वालों में से नहीं हूं, समझी? सासू माँ, बेड पर मैं सोऊंगी, और वैसे भी आपकी बड़ी बहू हूं तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ओहो हो, क्या चालाकी है जेठानी जी, पहले ही दिन अपनी बड़ी होने के तेवर दिखा रही हो। आप एक बात जान लो, इस बेड पर तो मैं ही सोऊंगी। अच्छा, और मैं तुम्हें इतनी सीधी लगती हूँ कि मैं तुम्हें इस बेड पर सोने दूंगी? बंद करो अपनी बकवास, बेड पर तो मैं ही सोऊंगी। और अरे अरे, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। बेशर्मो, पड़ोसी भी तुम्हारी आवाज सुनकर ये सोचेंगे कि शादी के पहले दिन ही बहुएं घर में कलेश फैला रही हैं। मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने इस बेड को घर में रहने दिया। अब इस बेड पर कोई नहीं सोएगा। युवराज और राज, इस बेड को घर से निकाल कर बाहर रख दो, ना ये बेड होगा और ना ही कोई लड़ाई। सासू माँ, चुप कर, अब मैं तुम दोनों की एक नहीं सुनूंगी। मेघा ने बेड को घर से निकलवा कर बाहर रखवा दिया। माँ, हम अपने बेड को चड्डा जी के यहाँ पर रखाए हैं, कुछ दिनों तक अब वो वहीं रहेगा। बहुत अच्छे, अब सुन लो तुम दोनों, मैं यहाँ जमीन पर ही तुम्हारी जगह बांट रही हूँ, ठीक है? जी। ये देखो, इस कमरे में ही अब मैं कई कमरे बना दूंगी। ये यहाँ से ऐसे और ऐसे। राज बेटा, मुझे जरा रस्सी देना। जी लीजिए माँ। बस हो गया, और ये तैयार। बोलो कैसा लगा? मेघा ने जमीन पर ही 2 रुई के गद्दे बिछा दिए थे और उन गद्दों के इर्द गिर्द उसने उन्हें कमरों में तब्दील करने के लिए पर्दे लटका दिए, और उन गद्दों के सामने की तरफ भी पर्दे ही लटके हुए थे। वो देखने से बड़े ही प्यारे प्यारे 2 छोटे छोटे कमरे लग रहे थे। जाओ, अब अपने अपने कमरे में चली जाओ। इस खिड़की की तरफ वाले कमरे को मैं लूंगी। ओहो, अच्छा, तो आप इसमें भी अपना ही फायदा देख रही हो। आप मुझे कोने की तरफ करके मच्छरों को खिलवाना चाहती हो। अब तुम्हें इसमें भी परेशानी है? हाँ है, इस कोने वाले कमरे में आप जाओगी और इस खिड़की की तरफ वाले कमरे में मैं रहूंगी। बस कर दिशा बहू, तू समायरा से छोटी है। अब मैंने कमरे बना दिए हैं और तुम दोनों को इस सब में भी दिक्कत है। बस मैं कुछ नहीं जानती, अब जिसको जिस कमरे में भेजूंगी उसे वहीं जाना होगा। समायरा का कमरा ये खिड़की की तरफ वाला है और तेरा ये वाला। माँ जी, पर मान जा दिशा, तू छोटी है। हमेशा छोटा ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करे? मेरे सामने ज्यादा अंग्रेजी मत बोल, समझी? रात बहुत हो गई, चुपचाप दोनों जाकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मेघा ऐसा बोलकर अपने बिस्तर में लेट गई। समायरा भी अपने पति के साथ अपने कमरे में चली गई, लेकिन दिशा अभी बाहर ही थी। चलो ना दिशा, अब हम भी चलते हैं। मुझे नहीं जाना। ओहो, आज के दिन अपना ऐसे मूड खराब मत करो। आज हमारी सुहाग रात है और ये रात बार बार नहीं आती है। हम कमरों के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे, अभी अंदर चलो। राज किसी तरह दिशा को मनाकर कमरे में ले गया। समायरा को तो उसकी पसंद की जगह मिली थी, इसलिए वो थोड़ी सी खुश थी और अपने पति से बातें कर रही थी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ भीना, आज लग रहा है मानो चांद जमीन पर आ गया हो। युवराज और समायरा तो ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कितने मच्छर हैं। सच में इस कोने में तो बहुत ही ज्यादा मच्छर हैं। लो, तुम ये चादर ले लो। कुछ नहीं होगा इस चादर से। अरे, लोग तो अपनी सुहागरात किस तरह मनाते हैं, मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मैं अपनी सुहागरात नहीं मना सकती हूँ तो मैं किसी को भी सुकून से सुहागरात नहीं मनाने दूंगी। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे मत चिल्लाओ। माँ, चुप कीजिए, आपको अपनी माँ की पड़ी है। अरे क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं माँ, आप सो जाइए, मैं संभाल लूंगा। राज ने दिशा के आंसू पोंछे और वो दिशा को समझाने लगा। राज की बातों से ही दिशा की आंख लग गई और फिर वो सभी सो गए। ऐसे ही अब शादी हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था।
रोजाना एक कमरे के ससुराल के ऊपर बातों के बतंगड़ बनते थे। कभी समायरा तो कभी दिशा, दोनों की ही बातों से मेघा तंग आ चुकी थी। देखो ना सासू माँ, ये दिशा मुझे रसोई में काम नहीं करने दे रही है। माँ जी, कमरा इन्हें इनकी मर्जी का मिल गया, अब रसोई में खाना पहले मैं बनाऊंगी, उसके बाद ये अपना और अपने पति का खाना पका लेंगी। तुम दोनों मिलजुल कर काम क्यों नहीं करती हो? शायद तुम्हें ऐसे लड़ाइयों और बतंगड़ों में मजा आने लगा है। जब तक इस एक कमरे में ही हमें गुजारा करना पड़ेगा, तब तक आपको इन बातों के बतंगड़ों से छुटकारा नहीं मिलेगा सासू माँ। दिशा की बात ने एकदम मेघा के दिमाग पर असर डाला। तो ठीक कहती है बहू, ये सारा रोना बस एक कमरे की वजह से है। अब मैं इस एक कमरे के झंझट को ही खत्म करवाऊंगी। मेघा ने मन ही मन सोच लिया था अपने घर में एक और कमरा बनवाने का। शाम को जब उसके बेटे घर आए तो मेघा ने उनसे भी इस बारे में बात की। देखो बेटा, इस रोज रोज की लड़ाई से अब मैं तंग आ गई हूँ। तुम दोनों कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके इस घर में एक कमरे का इंतजाम और करो। तुम्हारी पत्नियों की ये मांग जायज है और बहुत दिन हो गए इन दोनों को ऐसे एक कमरे के ससुराल में ही गुजारा करते हुए। अभी तो ये बातें हमारे घर तक ही हैं, लेकिन अगर पानी सर के ऊपर चला गया तो फिर बाहर वालों को भी हमारी सारी लड़ाइयों के बारे में पता चल जाएगा। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि बाहर वाले हमारे घर की बातों में अपना मजा ढूंढे। हम आपकी बात समझ रहे हैं माँ। हम कल ही बैंक से लोन की बात करेंगे और जल्द से जल्द इस एक कमरे की दिक्कत को खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। मेघा के दोनों बेटों ने ऐसा ही किया। उन्होंने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए और अपने एक कमरे के ऊपर एक और कमरा बनवा दिया। ऊपर वाले कमरे में दिशा शिफ्ट हो गई और नीचे अपनी सास के साथ समायरा रह रही थी। अब अपने अपने कमरे में दोनों ने अपनी सुहागरात बनाई और अब उन दोनों की लड़ाइयां भी नहीं होती थीं और सभी अब मिलजुल कर रहते थे।